अभिमन्यु ने शाम 6 बजे से ध्यान करना शुरू किया था। अब रात के 10 बज चुके थे। कमरे में अंधेरा था, लेकिन अचानक अभिमन्यु के चेहरे के पास हरी रोशनी दिखाई दी। प्रकाश की किरण एक दिल के आकार की थी जो जल्दी ही चली गई। लगभग आधे घंटे तक हरी बत्ती की रोशनी टिमटिमाती रही। वो रोशनी घूमती रही और घूमते घूमते अभिमन्यु के आसपास गायब हो गई। अभिमन्यु की पलकें तेजी से फड़क रही थी, यहां तक कि पसीना भी आने लगा था। जैसे ही हरी बत्ती पूरी तरह से गायब हुई, वो जाग गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी थकान लगभग खत्म हो गई थी। अभिमन्यु ने खुद से कहा, आखिरकार मैं लेवल 2 पर पहुंच ही गया। उन ऊर्जा कणों को महसूस करने में सफल होने के बाद मेरी ग्रोथ आसान हो जाएगी। अब शायद मेरे शरीर को उन शक्ति कणों के अनुकूल ढल जाना चाहिए। अभिमन्यु ने जीरो से कहा, जीरो, जमा की हुई शक्ति ऊर्जा का उपयोग करो और इसे उसी स्पीड पर जारी रखो जिसे मेरा शरीर संभाल पाए। जीरो ने जवाब दिया, मिशन शुरू हुआ। ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए इसे 271 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड लगेंगे। इसका मतलब बस 10 दिन के आसपास। नॉट बैड। अभिमन्यु ने सिर हिलाया क्योंकि वो परिणाम से संतुष्ट था। जब चिप का रंग सामान्य हो गया तब अभिमन्यु की त्वचा की सतह पर कुछ हरी रोशनी सी दिखाई दी। ये रोशनी भी जल्द ही गायब हो गई और उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभिमन्यु को पता था कि चिप अभी भी शक्ति की ऊर्जा को प्रोसेस कर रहा है। वो अपने शरीर के अंदर से आने वाली जीवन ऊर्जा को लगातार महसूस कर सकता था। अपने शरीर में उसकी गर्मी को महसूस कर सकता था, जो कि एक छोटे से सूरज की भांति प्रतीत हो रहा था। अभिमन्यु बहुत अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि अब उससे अपने कमरे में ठंडक महसूस नहीं हो रही थी। उसके मुंह में घास का स्वाद था और पूरे शरीर में ताजगी का एहसास था। अभिमन्यु ने मन में कहा, आह, पौधों की सकारात्मक ऊर्जा। अभिमन्यु ने पुस्तक और चक्रपाणी से प्राप्त ज्ञान के आधार पर स्रोत का सिरा ढूंढ लिया था। केवल पौधों की ऊर्जा में ही ऐसी पॉजिटिव पावर थी। जादुई पुस्तक के अनुसार यह दुनिया हवा में बसने वाली शक्ति ऊर्जा कणों से भरी हुई थी। ऐसी ऊर्जाएं जो पौधों को बढ़ा सकती थी या फिर उन्हें अपने आप ठीक कर सकती थी। इन ऊर्जाओं को जादूगरों ने अपने शब्दों में कुछ नाम दिए थे। उन्होंने विभिन्न ऊर्जाओं को 2 श्रेणियों में बांट दिया था, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। जादूगरों ने विभिन्न प्रकार के ऊर्जा कणों की भी खोज की थी और उन्हें उनके प्रभावों के आधार पर वर्गीकृत किया था। अभिमन्यु ने नैना की हार से जो ऊर्जा कण प्राप्त किए थे वो निश्चित रूप से पौधों की ऊर्जा थी। इसके अधिकांश प्रभाव पॉजिटिव थे। हालांकि कुछ पौधों के कण प्रकृति के संतुलन को नष्ट कर सकते थे और नेगेटिव प्रभाव डाल सकते थे। दरअसल हवा में अत्यधिक ऊर्जा कण मौजूद थे और जादूगर अभी तक उनमें से सभी को समझ नहीं पाए थे। जादूगरों को नेगेटिव ऊर्जा कणों के अस्तित्व को साबित करने में परेशानी हुई, जब तक कि सैकड़ों सालों पहले अपने शोध के दौरान जादूगरों में से एक ने कणों की खोज नहीं कर ली। जीरो, क्या तुम विकिरण ऊर्जा के लिए एक रेटिंग सूची बना सकते हो? अभिमन्यु ने पूछा। कृपया नाम और समीकरण सेट करें, जीरो ने कहा। इकाई का नाम डिग्री रखना। यह जादूगरों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे आम इकाई थी और इसका समीकरण स्वयं पुस्तक से आया था। अभिमन्यु ने इसे सार्वभौमिक इकाई के रूप में सेट किया ताकि चिप डेटा की सटीक गणना कर सके। गणना समाप्त। 17.4 डिग्री ऊर्जा जमा की गई है, जीरो ने बताया। अभिमन्यु ने जवाब सुनकर संतुष्टि भरे लहजे में अपना सिर हिलाया। इस दर पर मैं अगले आधे साल के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकता हूं। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मैं कणों को अपने शरीर में ले जाने और उनसे शक्ति प्राप्त करने में सफल हो जाऊंगा। इस तरह तो मैं बहुत तेजी से शक्तियां प्राप्त कर लूंगा। यहां तक कि इस किताब में बताए गए चरणों का पालन करके भी मैं उतनी तेजी से इन शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाता। अभिमन्यु ने कुछ कैलकुलेट करते हुए सोचा और खुद से कहा। 10 दिन बाद जहां से एक बार फिर
किसी बंदरगाह पर रुका। रुद्रा, जीवा और कई अन्य जादूगर स्टूडेंट्स वहां उतर गए। पिछली बार की तरह ही इस बार भी किनारे पर कोई उनका इंतजार कर रहा था। जहाज पर अब केवल 4 लोग बच गए थे। अभिमन्यु, 2 अन्य जादूगर स्टूडेंट्स और एक काले वस्त्र वाला आदमी। 2 दिनों के नौकायान के बाद जहाज आखिरकार अंतिम गंतव्य बंदरगाह तक पहुंच ही गया। यह हमारे सफर का अंत है, अब उतरो। काले लबादे वाले आदमी ने जहाज के किनारे पर मौजूद एक बटन दबाया और लैंडिंग सीढ़ी को जल्दी से नीचे घाट पर उतारा गया। यहां 2 जादूगर ग्रुप हैं, काल चक्र विद्यापीठ और आकाश गंगा साया। आप दिशाओं के लिए सड़क के संकेतों का पालन कर सकते हैं। वो यहां से ज्यादा दूर नहीं है और सड़कें सुरक्षित हैं। उसने तीनों को समुद्र तट पर छोड़ने से पहले कहा। इसके बाद वो एक बार फिर जहाज पर चढ़ गया और वहां से चला गया। समुद्र तट पर तीनों के अलावा और कोई नहीं था। सुबह हो चुकी थी और सुनहरी धूप में रेत चमकदार लग रही थी। अभिमन्यु ने अन्य 2 स्टूडेंट्स को देखा। उसे नहीं पता था कि वे कौन हैं, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने समुद्र तट पर एक रास्ता देखा जो शायद उस पर चलने वाले लोगों ने बनाई होगी। राह में एक सड़क चिन्ह था जो उनसे बहुत दूर नहीं था। वहीं पास में सफेद लबादा पहने एक और आदमी उनके आने का इंतजार कर रहा था। आधे घंटे बाद अभिमन्यु अन्य 2 जादूगर स्टूडेंट्स के साथ सफेद लबादा पहने उस आदमी के साथ चलते हुए एक विशाल महल में पहुंच गया। वो महल गहरे भूरे रंग का था और उसके चारों ओर हरी लताएं थी। महल के बाहर कई बड़े गहरे रंग के पेड़ की जड़ों ने सड़क की सतह को ढका हुआ था। आकाश से अभिमन्यु को अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये काल चक्र विद्यापीठ है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तुम दोनों मेरे पीछे आओ, उस आदमी ने धीमे स्वर में कहा। अभिमन्यु वहीं खड़ा रहा और स्टूडेंट्स को जाते हुए देखता रहा। वो महल के ठीक बाहर एक पत्थर के पुल पर खड़ा था। अभिमन्यु आखिरकार आगे बढ़ा और ध्यान से अपनी खास जादुई अंगूठी बाहर निकाल ली। उसने इसे प्रवेश द्वार की बाईं ओर एक छोटे से पत्थर के चबूतरे पर रख दिया। अचानक एक काला कौवा उड़ा और अंगूठी को घूरते हुए चबूतरे पर खड़ा हो गया। उस कौवे ने अपने पंजे से अंगूठी को छुआ और अभिमन्यु की ओर मुड़ते हुए कहा, ये अजनबी जवान स्टूडेंट किस खूबी के साथ यहाँ आया है? कौवा गहरी और तेज आवाज के साथ बोलने लगा। उसकी आवाज बहुत कर्कश थी। मेरा नाम काल काविश है। मैं यहाँ का देख रेख करने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई विशेष वस्तु है तो नियमों के अनुसार आप एडमिशन पा सकते हैं। हाल के वर्षों में आप यहाँ ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जिसे बाहरी होने के बाद भी एडमिशन मिल रहा हो, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ किसी भी बाहरी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिला है। वो एक ट्रेंड टीचर की तरह बोल रहा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा महाशय पहरेदार काल काविश। अभिमन्यु ने कौवे को प्रणाम किया और अंगूठी वापस ले ली और उसे अपनी हार में लटका लिया। जी, मैं अभी एडमिशन लेना चाहता हूं। इतना कहकर अभिमन्यु गेट के अंदर घुस गया। उसने अपने पीछे कौवे के उड़ने की आवाज सुनी। ये प्राचीन महल ऐसा दिखता था मानो इसे रेत से बनाया गया हो। समय बीतने के साथ साथ हवा के झोंकों से दीवारें और उसके रास्ते सभी टूट फूट गए थे। महल के चारों ओर छोटे छोटे छेद हो गए थे। अभिमन्यु को ऐसा लगा जैसे कि वो मिस्र के किसी प्राचीन शहर में जा रहा हो, क्योंकि ये जगह उसे उसी तरह की कोई रहस्यमयी जगह लग रही थी। अचानक जमीन पर मौजूद धूल हवा में उड़ने लगी। कई सूखे पत्ते कोने में लुढ़क गए और अभिमन्यु के लंबे काले जूतों पर चिपक गए। तुम नए खून लगते हो। अभिमन्यु की बाईं ओर से एक अजनबी की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो देखा कि कोने में एक लंबा आदमी खड़ा है। वो भूरे रंग की ड्रेस पहना हुआ एक आदमी था जिसने अपना हाथ अभिमन्यु की ओर लहराया हुआ था। उस आदमी के कंधे चौड़े थे और बाल उलझे हुए थे।
उसका चेहरा किसी कहानी के खतरनाक विलेन जैसा लग रहा था। उसके हुलिये को देखने के बाद अभिमन्यु को लगा कि शायद वो कोई जादूगर तो नहीं है। कालकाविश ने हमें आपके आगमन की सूचना दी। उन्होंने कहा कि आपके पास हमारे स्कूल की ट्रॉफी है, उस आदमी ने पूछा। अभिमन्यु सिर हिलाने से पहले तेजी से उसके पास पहुंचा। उसने अपने गले से हार में मौजूद अंगूठी खींचकर उसे सौंप दी। उस आदमी ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूं। इस साल इतने सारे स्टूडेंट्स आए, शायद आपको मिलाकर 20 से ज्यादा। हालांकि आप यहां अकेले विदेशी हैं। जी हाँ, मुझे लगा ही था कि ये स्कूल खास है। अभिमन्यु ने चारों ओर देखा और सोचा कि क्या सच में यहां केवल वही इकलौता विदेशी है। उस आदमी ने अभिमन्यु की मन की बात समझ ली और तुरंत बोला, हमारा स्कूल खाली नहीं है। हालांकि अब हम पहले की तुलना में ज्यादा सेलेक्टिव हो गए, फिर भी हमारे यहाँ एडमिशन के लिए लाइन लगी रहती है, समझे? मेरा नाम सांगवा है, तुम मुझे सांगवी कह सकते हो। मैं वो लड़का हूं जो स्कूल के नए लोगों का स्वागत करता है। जी, मेरा नाम अभिमन्यु है, अभिमन्यु ने विनम्रता से उत्तर दिया। अच्छा है, मैं तुम्हारी तरह सिर्फ एक स्टूडेंट हूं और केवल 17 साल का हूं, समझे? सांगवी ने कहा। जिस तरह से अभिमन्यु ने उससे बात की वो सांगवी को पसंद नहीं आया। सिर्फ 17 साल का? अभिमन्यु ने अवाक होकर सांगवी की ओर देखा। सांगवी का लुक दोस्ताना नहीं था। वो अभिमन्यु से लगभग 2 मीटर लंबा था और उसके कंधे चौड़े थे। उसका वजन 150 किलो लग रहा था। सांगवी का आकार 2 अभिमन्यु के आकार के जितना था। उसके कदम इतने भारी थे कि अभिमन्यु उसके कदमों से जमीन पर बने गड्ढों को देख सकता था। जी ठीक है सांगवी, अभिमन्यु ने कहा। हाँ चलो। सांगवी का व्यवहार अभिमन्यु के साथ थोड़ा ठंडा था, जिसका कारण अभिमन्यु को समझ नहीं आया। एक छोटे से घर में पहुंचने से पहले उन्होंने शहर के कई कोनों का चक्कर लगाया। घर के बीचों बीच भूमिगत जाने वाली एक सुरंग थी। उनके सामने काले पत्थर से बना एक दरवाजा था और उसमें 2 पीले हीरे के आकार के रत्न जुड़े हुए थे। उन हर एक पत्थर पर मुट्ठी का आकार बना हुआ था। सांगवी दरवाजे की ओर बढ़ा और एक अजीब सा इशारा किया। ज़ूज़ू ज़िम्बा। वो फुसफुसाया। दरवाजा धीरे से खुला, जिससे अभिमन्यु को अंडरग्राउंड जाने वाली सीढ़ियों का पता चला। अंडरग्राउंड सुरंग की दीवारों की दोनों ओर मशालें लगी हुई थी, जिसने उस जगह को रोशन किया हुआ था। सांगवी जल्दी से अंदर गया और अभिमन्यु भी उसके पीछे चल पड़ा। उनके प्रवेश करते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ग्रे ईंटों का उपयोग करके जो रास्ता बनाया गया था वो काफी पुराना लग रहा था। फर्श के लिए भी उसी सामग्री का उपयोग किया गया था, लेकिन रास्ते की कुछ ईंटें अब टूट चुकी थी। हर रोज जलने वाली मशालों की रोशनी ने पूरी जगह को पीला कर दिया। जैसे ही दोनों अंडरग्राउंड सुरंग में एक साथ आगे बढ़े, अभिमन्यु को महसूस हुआ कि नीचे से एक अजीब सी गंध आ रही है, लेकिन अभिमन्यु इसका कारण नहीं समझ सका। आप भाग्यशाली हैं कि आपको मेरे जैसे गुरु को सौंपा गया है, इसलिए मैं आपका स्वागत करने आया हूं। क्लासमेट तो हम बाद में बनेंगे, फिलहाल तो मैं आपका टीचर हूं, सांगवी ने आखिरकार कुछ देर चलने के बाद कहा। अभिमन्यु हैरान रह गया और उसने चौंककर पूछा, क्या मैं आपको सौंपा गया हूं? क्या यहां सच में ऐसी पढ़ाई होती है? हाँ, वे गुरुओं को सूचियां देते हैं और उन सूचियों में सभी स्टूडेंट्स के नाम लिखे होते हैं। इस तरह यह फैसला होता है कि किस स्टूडेंट को कौन सा टीचर मिलेगा, सांगवी ने समझाया। फिलहाल अब हम मुख्य गुरु से मिलने जा रहे हैं। मुख्य गुरु आपको पहली बार में आपके इंटरेस्ट का कोई कोर्स चुनने का मौका देंगे। हालांकि यह मुफ्त नहीं होगा, आपको उसके लिए भुगतान करना होगा। यह कोर्स आप सोच समझ कर चुने, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। और हाँ, एक बात और, यदि आप खुद से कोई दूसरा कोर्स चुनना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे जादुई पत्थर खर्च करने होंगे या मिशन पूरा करके इकट्ठा किए गए रिकॉर्ड पॉइंट्स का लेन देन करना होगा। सांगवी ने बोलना जारी रखा।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी सारी जानकारी दी। अभिमन्यु काफी कंफ्यूज लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि सांगवी उसे कुछ सुझाव देने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने उनकी बातों को ध्यान से सुना और चिप में रिकॉर्ड कर लिया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने वर्तमान रास्ते को पार किया और बाईं ओर जाने वाले 2 कांटेदार रास्तों से गुजरने के बाद एक ऐसे हॉल तक पहुंचे जहां दोनों तरफ बहुत सारे कमरे थे। हॉल में अंधेरा था और उसके अंत में एक बड़ा सा खुला हुआ दरवाजा था। सांगवी अभिमन्यु के साथ बड़े दरवाजे के पास जाकर रुक गया। उसने उस बड़े दरवाजे को धीरे से खटखटाया। गुरुदेव, आपके लिए एक नया स्टूडेंट लाया हूं, मैं उसे यहां लेकर आया हूं, सांगवी ने कहा। अंदर आ जाइए। दरवाजा अपने आप थोड़ा खुला तो अंदर से एक भारी आवाज आई। सांगवी ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अभिमन्यु के साथ कमरे के अंदर चला गया। कमरा एक सामान्य स्टडी रूम की तरह लग रहा था। काले कपड़े में एक आदमी किताबों से भरी 2 बड़ी अलमारियों के बीच खड़ा था। यह आदमी एक मोटी किताब पढ़ रहा था। मेरे लिए एक नया स्टूडेंट? तुम्हारा मतलब है यह लड़का मुझे सौंपा गया है? आवाज सुनकर अभिमन्यु हैरान रह गया। उसने देखा कि वो आदमी दरअसल एक जवान लड़की की तरह लग रहा है। उसके लिए यह बहुत सरप्राइजिंग था कि यह आदमी दरअसल एक लड़की थी। काल चक्र विद्यापीठ में पहुंचकर क्या अभिमन्यु अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्या प्रोफेसर चक्रपाणी की तरह यहां के टीचर्स भी लक्ष्य प्राप्त करने में उसकी मदद करेंगे? अभिमन्यु हैरानी से उस लड़की की तरफ देख रहा था, लेकिन उसके पीछे मुड़े होने की वजह से वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। अचानक मेज पर लगी मोमबत्ती के दिए में धमाका हुआ। इसे देवेंद्र के पास ले जाओ, मेरा समय समाप्त हो गया है, उस लड़की ने कहा। समझ गया गुरुदेव, सांगवी ने आदर के साथ कहा। सांगवी को कमरे से बाहर निकलते हुए देखकर अभिमन्यु थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर भी वो सांगवी के पीछे जाने लगा। जाते जाते उसने काले लबादे वाली लड़की की ओर एक आखिरी नजर डाली। लड़की पहले से ही सिर उठाकर उनकी ओर मुड़ी हुई थी, इसलिए अभिमन्यु को अब उसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। वो लड़की वास्तव में एक बूढ़ी औरत थी जो अभिमन्यु को देखकर मुस्कुरा रही थी। अभिमन्यु इस बात से चौंक गया और डर भी गया, क्योंकि उस महिला की बाईं आंख नहीं थी। आंख की जगह खांचे में एक तांबे की पॉकेट घड़ी लटकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक लंबा निशान भी था। वो एक वृद्ध गुड़िया की तरह लग रही थी। अभिमन्यु ने शांत होने की पूरी कोशिश की, लेकिन हकीकत में वो अंदर से हिल गया था। उसने घबराते हुए मन में सोचा, क्या मैं ऐसी भयानक जादूगरनी से जादू सीखूंगा? ये तो बहुत डरावनी लग रही है। वैसे तो अभिमन्यु ने पहले ही बहुत सारी हत्याएं देख रखी थी और उसका खुद भी मौत से कई बार भयंकर सामना हो चुका था, लेकिन फिर भी उस टीचर का चेहरा देखकर वो बुरी तरह डर गया था। एक बार फिर सांगवी ने अभिमन्यु के मन की बात जान ली और कहा, डरावना? वाह! एक जादू के प्रोग्राम के दौरान तारा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, इसलिए उनका रूप अब भयानक हो चुका है, सांगवी ने अभिमन्यु को समझाया। वास्तव में वो बहुत दयालु हैं और बाकियों की तुलना में वो सबसे धैर्यवान शिक्षिका हैं। वे सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाने की पूरी कोशिश करती हैं। हालांकि यह बात और है कि बहुत से जादूगर स्टूडेंट्स उनकी कक्षा में नहीं आते, सांगवी ने जारी रखा। उसका स्वर थोड़ा उदास लग रहा था। अब क्या ऐसा है? अभिमन्यु ने मुस्कुराने की कोशिश की। दरअसल गुरु का शरीर ऐसा दिख रहा था कि मानो उन्हें जोड़ जाड़ कर फिट किया गया हो। शायद इसलिए लोग उनसे दूर रहना ही बेहतर समझते थे। अभिमन्यु एक बार फिर सुरंग से नीचे उतरते हुए सांगवी के साथ कमरे से निकल गया। उसने भूरे रंग के वस्त्र पहने लोगों को इधर उधर घूमते हुए देखा, जिनमें से अधिकांश सांगवी का अभिवादन कर रहे थे। कुछ मुस्कुराए और उसके साथ थोड़ी बातचीत भी की, जबकि कुछ ने बिना कोई शब्द बोले बस अपना सिर हिलाया। लगभग 100 मीटर चलने के बाद वे दोनों एक बड़े काले लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़े थे।
सांघवी ने दरवाजे पर 3 बार जोरदार दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला, जिसमें से बस एक आदमी गुजर सकता था। अभिमन्यु ने अंदर झांका। उसने जमीन के अंदर जाती एक बहुत बड़ी गुफा देखी। चलो पहले अपनी जरूरत का सामान यहां से ले ले, सांघवी ने धीमी आवाज में कहा और अपना सिर अभिमन्यु की ओर घुमाया। सांघवी के पीछे पीछे दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हुए अभिमन्यु ने सिर हिलाया। दरवाजे के अंदर आने के बाद अभिमन्यु को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एक विशाल गुफा देखी जो एक बहुत बड़े हवाई अड्डे जैसा दिखाई दे रहा था। दीवार पर कई दरवाजे बने हुए थे जो गुफा के चारों ओर खुलते थे। अभिमन्यु ने लोगों को नारंगी और सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए देखा। उनमें से कुछ लोग उन दरवाजों में प्रवेश कर रहे थे। अभिमन्यु ने अंदाजा लगाया कि वे दरवाजे अन्य कमरों की ओर जाने वाले प्रवेश द्वार होंगे। एक विशाल 3 लेयर वाली कांच का झूमर गुफा के बीचों बीच लटका हुआ था। हर एक फ्लोर पर तेल के कई दिए जल रहे थे। ये एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने गुफा को रोशन किया हुआ था। चलते चलते वे दोनों एक मैदान के पास पहुंचे। मैदान को बिल्कुल भी नहीं सजाया गया था और उसके आसपास की सड़कें पत्थर की बनी हुई थी। बड़े झूमर के नीचे सब कुछ हल्के पीले रंग का हो गया था। दोनों की परछाइयां हिल रही थी और ऊबड़ खाबड़ दीवारों पर नाचती हुई रहस्यमयी और अजीब लग रही थी। एक बार फिर वे किसी दूसरे रास्ते में दाखिल हुए और फिर से एक बड़े से हॉल में पहुंच गए। वहां पर कई लोग उनका इंतजार कर रहे थे और वे सब के सब बिना कपड़ों के थे। लाइन के अंत में प्रतीक्षा करने के लिए अभिमन्यु को ले जाने से पहले सांघवी ने पुरुषों में से एक से बात की। हॉल के आखिर वाले दरवाजे से प्रवेश करने में उन्हें कई मिनट लगे। कमरे के अंदर विभिन्न प्रकार के लिनन के बैग और लकड़ी के बैरल थे। एक बूढ़ा आदमी जिसके पास एक बकरी थी, दरवाजे के पास एक मेज के पीछे हाथ में पंख वाला कलम लिए बैठा था। डेस्क पर एक छोटी नोटबुक, एक मोमबत्ती स्टैंड और एक शाही की बोतल थी। सांघवी, एक और शागिर्द? बूढ़े व्यक्ति ने हंसकर पूछा। हाँ, ये आज ही आया है। ये उस जहाज से आया है, इसलिए यहां पहुंचने में थोड़ा समय लग गया, सांघवी ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिमन्यु, इन्हें अपना नाम, मंच और प्रतिभा लेवल बताओ, सांघवी ने अभिमन्यु की ओर मुड़ते हुए उससे कहा। जी, अभिमन्यु, 19 वर्ष, लेवल 1, प्रतिभा स्तर 2। इतना कहकर अभिमन्यु सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। अच्छा, प्रतिभा स्तर 2 मतलब कुछ नहीं से बेहतर। बूढ़े ने सिर हिलाया और उसने अपनी नोटबुक पर कुछ लिख दिया। क्या आपको भी एक ट्रॉफी मिली है? बूढ़े ने पूछा। जी हां, अभिमन्यु ने अपनी अंगूठी बूढ़े आदमी को सौंपने से पहले कहा। बूढ़े ने अंगूठी की छानबीन की। उसके हाव भाव कई बार बदल रहे थे। अंत में उसके पास एक दयनीय अभिव्यक्ति थी, जैसे कि वो उस वस्तु के लिए खेद महसूस कर रहा हो। उसने कहा, बढ़िया है, एक उच्च स्तरीय मंत्र से परिपूर्ण रिंग। यदि ये पूर्ण है तो इसे कम से कम मध्य स्तर की विशेष वस्तु माना जाएगा। ये अतीत से है, कम से कम 500 साल पुराना है। उस जमाने में भी हम विद्यापीठ के नाम से जाने जाते थे, बूढ़े आदमी ने कहा। तो ठीक है, अब मैं आपकी ट्रॉफी लूंगा। आपको प्रवेश परीक्षा में छूट दी जाएगी, समझे? उन्होंने बोलना जारी रखा और जमीन से एक छोटे से ग्रे पाउच को उठाया। ये आपकी मूल थैली है। बूढ़े आदमी ने ये ग्रे पाउच अभिमन्यु को सौंप दिया। जी धन्यवाद। अभिमन्यु ने ध्यान से थैली रख ली। एक नारंगी रंग की स्टूडेंट ड्रेस, लेवल 1 जादूगर स्टूडेंट ट्रॉफी, एक इमरजेंसी जादू का पत्थर और आपका जादूगर शिक्षार्थी नंबर कार्ड। इनमें से किसी को भी ना खोएं। वस्त्र पर अंकित एक विशेष जादू है। यह दिन में एक बार अपने आप साफ हो जाएगा। बाहर इसकी कीमत 10,000 सोने के सिक्के हैं, इसलिए इसे मत तोड़ना।
नहीं तो आपको जादू के पत्थरों या किसी और तरीके से इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, बूढ़े ने कहा। जी समझ गया, अभिमन्यु ने उत्तर दिया। सांघवी ने सामान प्राप्त करने के बाद अभिमन्यु को छात्रावास, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, बागीचों और अन्य स्थानों का दौरा करवाया। सब कुछ दिखाने के बाद वो अभिमन्यु को पहले वाले हॉल में वापस ले गया। अभिमन्यु ने यह सोचा, आखिर कैसे पूरा का पूरा स्कूल भूमिगत है और ये गुप्त है, ऊपर से ये कितना बड़ा है। गुफा की गहराई अभिमन्यु के लिए अनजान थी। पहला पाठ्यक्रम मुफ्त है, इसलिए इसे चुन लो। ध्यान रखो, यहां मेरा काम पूरा हुआ, अब यहां से तुम्हारा सफर तुम्हें खुद तय करना है। सांघवी ने अपने कंधे उचकाए और उसके बाद चला गया। वो हॉल के अंत के कोने तक पहुंचते पहुंचते गायब हो गया। अभिमन्यु ने अपने नए गुरु के कमरे में जाने से पहले एक गहरी सांस ली और हल्के से दरवाजा खटखटाया। जी, मैं नया स्टूडेंट हूं, अभिमन्यु। गुरु तारा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अभिमन्यु ने विनम्रता से पूछा। कृपया अंदर आइए। तारा की आवाज अभी भी एक युवा लड़की की तरह लग रही थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अभिमन्यु अंदर चला गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी नई गुरु अपने काले पंख वाले कलम से कागज पर कुछ लिख रही थी। यहां आप मुफ्त पाठ्यक्रम के लिए आए हैं, है ना? तारा ने सिर उठाया और पूछा। अभिमन्यु ने एक बार फिर उसका भयावह चेहरा देखा। उसकी बाईं आंख पर लगी तांबे की पॉकेट घड़ी अभी भी टिक टिक कर रही थी। अभिमन्यु ने अपनी विशेषताओं का विश्लेषण करने के लिए चिप का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति ने चिप को ऐसा करने से रोक दिया। तारा मुस्कुराई, हालांकि ऐसा लग रहा था कि वो अभिमन्यु को बहुत बारीकी से जांच रही है। उसने एक खाली जगह बनाते हुए मेज पर रखी वस्तुओं को हिलाया। फिर उसने मेज पर कई चीजें रखी, लेकिन अभिमन्यु को नहीं पता था कि ये चीजें आखिर आ कहां से रही थी। बाएं से दाएं मेज पर कुछ वस्तु रखे हुए थे। एक लाल केले जैसा फल, किसी जानवर की अभी अभी निकाली गई आंख की एक पुतली और एक काले चमड़े की थैली। बाईं ओर वाला मुख्य कौशल की कला सीखने के लिए है, जिसमें मैं अच्छी हूं। उसके बाद बीच में चीजों को तोड़ने के कौशल के मूल सिद्धांतों को सीखने के लिए है, जबकि अंतिम जीव विज्ञान की कला को सीखने के लिए है। ये वो ऑप्शंस हैं जो मैं तुम्हें दे रही हूं। तुम मुफ्त में सीखने के लिए किसी एक को चुन सकते हो। तुम्हारे पास इसके बारे में सोचने के लिए 1 मिनट है, तारा ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। वो तीनों वस्तुओं को देखते हुए सोचने लगा। तारा को कोई जल्दी नहीं थी, वो बस वहीं बैठी रही और इंतजार करती रही। 1 मिनट पूरा हो गया, तारा ने कहा। अभिमन्यु 1 सेकंड के लिए हिचकिचाया। अपने चेहरे पर एक गंभीर स्वर के साथ उसने अपना हाथ काली थैली पर रख दिया। मैं इसे चुनता हूं, अभिमन्यु ने अपनी गुरु की ओर देखते हुए कहा। अचानक उसमें से एक काले कीड़ों का झुंड निकलने लगा और थैली कांपने लगी। अभिमन्यु हैरान हो गया। उसने तुरंत अपने हाथ वापस खींच लिए। कीड़े काले थे और वे छोटे छोटे तिलचट्टे की तरह लग रहे थे। वो सिर्फ एक थैली थी, लेकिन उसमें से निकलने वाले कीड़ों की संख्या बहुत अधिक थी। कुछ ही देर में वो सब के सब मेज पर थे। बैग से संपर्क करने वाले अभिमन्यु के हाथ में खुजली महसूस होने लगी। तारा अभी भी अभिमन्यु की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, जिसका चेहरा पीला दिखाई दे रहा था। उसने एक छोटा शीशा निकाला और उसके सामने रख दिया। आईने के प्रतिबिंब में अभिमन्यु ने अपने पूरे शरीर पर छाले देखे। उसके हाथ, उसका गर्दन, उसका चेहरा सब फपोले से भर चुका था। छाले बड़े चमकदार और लाल मवाद से भरे हुए थे। ये है तुम्हारा फैसला? उसकी नई गुरु की मुस्कान रहस्यमयी लग रही थी। अभिमन्यु ने अपने हाथों से अपने चेहरे को छुआ, लेकिन वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसका चेहरा तब भी सूजा हुआ दिखाई दे रहा था। अभिमन्यु का चेहरा पीला पड़ गया।
उसके मुंह और नाक से अजीब सी बदबू आने लगी। अंधेरे में डूबने से पहले उसने तारा की दाहिनी आंख में एक काली मानव जैसी छाया देखी। जब उसकी आंखों के सामने फिर से उजाला आया तो उसने खुद को एक गहरे पानी में पाया। हालांकि उसके सिर पर सफेद रोशनी थी, लेकिन उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां अंधेरा था और ठंड भी थी, यहां तक कि अभिमन्यु को घुटन महसूस हो रही थी और वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। अभिमन्यु ने अपने ऊपर के प्रकाश तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कोई चीज उसके पैरों को नीचे की ओर खींच रही थी, मानो जैसे वो उसे डुबा रही हो। उसने केवल गहरा अंधकार देखने के लिए नीचे देखा। उसे लगा कि अगर वो ऐसे ही डूबता रहा तो कभी वापस नहीं आ पाएगा। ये कैसी उलझन है? अभिमन्यु खुद को समझाता रहा, लेकिन वो अपने अंदर बढ़ते डर को रोक नहीं सका। वो घबराहट से पसीने से तरबतर हो गया। तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, तारा की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। ज्ञान तुम्हारे मस्तिष्क में ट्रांसफर कर दिया गया है, वापस आ जाओ और एक काढ़ा पी लो। ये काढ़ा तुम्हारे दिमाग को स्थिर करने में मदद करेगा। ट्रांसफर के लिए दिया गया ये मंत्र तुम्हारे लिए हानिकारक साबित हुआ। कोशिश करो कि तुम इसका नेगेटिव इफेक्ट अपने आप पर नहीं पड़ने दोगे, गुरु तारा ने कहा। अभिमन्यु होश में आ गया और वो अब सामान्य महसूस कर रहा था। अभिमन्यु, अब तुम जा सकते हो, गुरु तारा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। पसीने से लथपथ अभिमन्यु ने शांत होने की बहुत कोशिश की। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि गुरु तारा के सामने उसका डर जाहिर हो। किसी तरह झुकते हुए अभिमन्यु ने कमरे का दरवाजा खोला और तुरंत वहां से बाहर चला गया। अपने इस सफर को याद करते हुए उसके दिमाग में ज्ञान का पहला सबक आया, काला जादू। अगले दिन अभिमन्यु ने एक आम नए जादूगर स्टूडेंट की तरह मुफ्त पाठ्यक्रमों में भाग लिया और क्लास के बाद लाइब्रेरी में गया। वो स्टेज 1 वाले जादूगर स्टूडेंट्स के लिए बने क्लास में गया। उन्होंने कई अलग अलग विषयों पर ध्यान केंद्रित किया हुआ था, जैसे कि चीजों को तोड़ना, तंत्र विज्ञान, नेगेटिव एनर्जी के साधारण सिद्धांत, भाषा के मॉडल, दिमागी ऊर्जा और फार्मेसी के बुनियादी सिद्धांत, बेसिक सब्जेक्ट और कई अलग अलग भाषाएं भी। अभिमन्यु उन सभी को मुफ्त में सीख सकता था। अब अभिमन्यु काल चक्र शब्द का अर्थ समझ चुका था। विद्यापीठ ने अब तक जो सबसे प्रसिद्ध शोध किए थे वे काले जादू और शाप के बारे में ही थे। जादूगरों की दुनिया में स्कूल का सबसे अच्छा मंत्र छाया मंत्र माना जाता था। इन बच्चों ने जो मुफ्त कोर्स चुना था वो काला जादू ही था, जिसमें मुख्य ध्यान जीवित प्राणियों पर नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव की स्टडी करने में लगाना था। यह नेगेटिव एनर्जी से बने मंत्रों का उपयोग करने का बेसिक रूल था, जो कुछ ऐसा था जिसे उसे अवश्य सीखना चाहिए था। नहीं तो अभिमन्यु नेगेटिव एनर्जी के मंत्रों के लिए सैंपल का निर्माण करने में सफल नहीं हो पाएगा। क्या अभिमन्यु इस नए माहौल में खुद को ढाल पाएगा? क्या प्रोफेसर तारा के साथ जादू सीखते हुए वो अपने दिमाग पर पड़ते मानसिक दबाव को सह पाएगा? अभिमन्यु सोच में डूबा हुआ था कि नेगेटिव एनर्जी पर रिसर्च करना कितना खतरनाक हो सकता है। इस बारे में सोचते हुए अभिमन्यु सिलेबस के अनुसार स्कूल के सबसे महंगे कोर्स में से किसी एक को चुनने के लिए एक्साइटेड भी हो रहा था। वो जान गया था कि इस कोर्स को करने में खर्च बहुत अधिक होने वाला है। इस वजह से अभिमन्यु अन्य जादूगर स्टूडेंट्स के साथ कोर्स की अदला बदली करने के बारे में सोच रहा था। वो चाहता था कि कोई उसे उसके ज्ञान के बदले काला जादू का कोर्स दे दे। अभिमन्यु ने जादू आदर्श पुस्तक से जादू उपयोग करने का मेन फॉर्मूला सीख लिया। जादू सीखने और किसी विशेष विधि का उपयोग करके ऊर्जा को मुक्त करने में दिमाग का बहुत ज्यादा उपयोग करना पड़ता था। ऐसे में कुछ मंत्रों को टूल के रूप में किसी वस्तु की तरह इस्तेमाल करने की आवश्यकता थी। दिमागी मानसिकता एक ऐसा यंत्र था जिसकी मौलिक ऊर्जा गैस थी। वहां मौजूद सभी जादूगर स्टूडेंट्स मंत्रों का हेर फेर करते थे।
एक मंत्र का उपयोग करने में सफल होने का मतलब यह नहीं था कि कोई उसे अच्छी तरह से नियंत्रित करना सीख गया हो, क्योंकि पुराने समय में पीढ़ी दर पीढ़ी कई जादूगरों द्वारा मौजूद मंत्रों में से अधिकांश में सुधार किया जा चुका था, या यूं कहें बदलाव किया जा चुका था। क्लासेस में भाग लेने के अलावा अभिमन्यु ने अपने प्रोफेसर की प्रयोगशालाओं को व्यवस्थित करने, जादुई कक्ष को साफ करने और दवा बनाने में मदद करनी शुरू कर दी। साथ ही उसने बगीचे में दुर्लभ पौधों की देखभाल करने में भी हाथ बटाना शुरू कर दिया था। अभिमन्यु धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहा था, लेकिन फिर भी उसकी प्रगति बहुत धीमी थी, क्योंकि उसके प्रोफेसर्स हर दिन केवल एक तय लेवल का ही जादू सिखाते थे। दरअसल वो अपने अन्य कार्यों को ठीक से पूरा करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहा था। ध्यान के दौरान शक्ति कणों को अपने शरीर में ले जाने में सक्षम होने के लिए अभिमन्यु को 4 महीने से अधिक समय लग सकता था। वैसे जीरो की रेडिएशन पावर ने उसकी स्पीड दुगनी कर दी थी, फिर भी उसकी गति धीमी ही मानी जाती। पता है, आज की पहली कक्षा है हर चीज का सिद्धांत, जो प्रोफेसर हरलीन पढ़ाती है, एक लड़की ने कहा। इस लड़की के बाल भूरे और लंबे थे और वो अभिमन्यु के पास बैठी थी। हर चीज का सिद्धांत? इसे समझना बहुत मुश्किल है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे नहीं पता कि वो क्या पढ़ाना चाह रही है, एक काले बालों वाले लड़के ने कहा। उसने चश्मा लगा रखा था और उस लड़की के पास बैठा था। तीनों एक साथ एक कोने में बैठे हुए थे, जैसे स्कूल के बाकी जादूगर स्टूडेंट्स किसी छोटे से ग्रुप में बैठे होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ अनिका, प्रोफेसर हरलीन ने सफेद कपड़े क्यों पहने हैं जबकि अन्य गुरुओं ने काले कपड़े पहन रखे हैं? अभिमन्यु ने पूछा। अब दरअसल ये उनकी विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। मेरा मतलब है कि उनमें कौन सी एनर्जी है, ये उस बात पर निर्भर करता है। पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी? अनिका ने जवाब दिया। अनिका एक औसत दिखने वाली लड़की थी, हालांकि उसके लंबे भूरे बाल उसके सुडौल शरीर के साथ उसे बहुत आकर्षक बना रहे थे। पॉजिटिव एनर्जी में विशेषज्ञता रखने वाले गुरु सफेद कपड़े पहनते हैं और जो गुरु नेगेटिव एनर्जी के विशेषज्ञ होते हैं उनकी ड्रेस काले रंग की होती है। यही नियम है। आप शायद विदेश से आए हैं ना, इसलिए आपने इसके बारे में कभी सुना नहीं है ना? चश्मे वाले लड़के ने पूछा। एक्चुअली जानते हो, फिलहाल हम में से शायद कोई भी जादूगर नहीं है ना? तो तुम ही बताओ कि मुझे इस तरह की जानकारी कैसे मिलेगी? अभिमन्यु की भावना उसके भीतर उमड़ रही थी। यहां के लगभग सभी छात्रों के पास कम से कम एक जादू का पत्थर तो था ही, जबकि अभिमन्यु के पास कुछ भी नहीं था। उसने शुरुआत में मिले मुफ्त कोर्स के अलावा किसी अन्य कोर्स में दाखिला नहीं लिया था। जादू के पत्थर को यहां पर मुख्य मुद्रा माना जाता था। ये एक तरह का काला खनिज था जिसमें क्रिस्टल जैसे तत्व मिले हुए थे। इसमें विशेष शक्ति थी जो दिमागी ताकत को बढ़ाने में मदद करती थी। कई जादूगर स्टूडेंट्स अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन भर रहे थे। दरअसल वे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर अभिमन्यु घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि जादूगरी के वे स्टूडेंट्स जिनके पास अधिक ज्ञान था वे मंत्रों का उपयोग कर पाने में सफल हो जाएंगे, यहां तक कि उनकी असली जादूगर बनने की राह भी आसान हो जाएगी। ज्ञान हासिल करने पर उन्हें बेहतर आदर्श जादूगर बनने में भी मदद मिलेगी। वे जादूगर स्टूडेंट्स जिनके पास अधिक ज्ञान होगा उनके शोकेस की सूची में मंत्र भी अधिक होंगे। अच्छी बात बस इतनी थी कि किसी कोर्स में दाखिला लेने का मतलब ये नहीं था कि स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट को खुद से सीखने की कोशिश करना छोड़ दें। बेशक ज्ञान को समझने की दर उनके लिए किसी किताब को पढ़ने की दर के बराबर ही थी, जबकि चिप की मदद से अभिमन्यु सामान्य से 2 गुनी गति के साथ अध्ययन कर सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि अभिमन्यु के पास कोई जादुई पत्थर नहीं था। अभिमन्यु, आपने कहा था कि आप स्टेज 2 में पहुंचने के बेहद करीब हैं, क्या यह सच है? अनिका ने पूछा। हाँ, बहुत करीब हूं, अभिमन्यु ने सिर हिलाया। दरअसल इस बात को छिपाने का कोई मतलब नहीं था। कोई भी प्रोफेसर बस देखकर ही जादूगर स्टूडेंट्स के लेवल में अंतर कर सकता था। केवल जादूगर ही स्वयं के बल क्षेत्रों को एक्टिवेट करके जानकारी की जांच प्रक्रिया को रोक सकते थे, वहीं जादूगर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर सकते थे। अरे, आप तो बहुत तेजी से इस मुकाम को हासिल करने वाले हैं।
जबकि आप केवल 19 वर्ष के हैं ना? अनिका ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा। अभिमन्यु ने कहा, अब दरअसल मैंने लेवल 2 तक पहुंचने की कोशिश में काफी समय लगाया है। अब मैं इसके बहुत करीब पहुंच चुका हूं। अभिमन्यु ने उन्हें कभी नहीं बताया कि उसने 1 साल पहले ही ध्यान करना शुरू कर दिया था। मैं भी लगभग वहां पहुंचने वाला हूं, चश्मे वाले लड़के ने शांति से कहा। अभिमन्यु, मुझे याद है कि आप कह रहे थे कि आपको जादुई पत्थर की जरूरत है ना? मेरे पास एक अतिरिक्त जादुई पत्थर है। ये मेरे परिवार ने मेरे लिए भेजा था। मैं इसे आपको देना चाहता हूं और बदले में चाहता हूं कि आप सिलेबस पूरा करने में मेरी मदद कर दें, उसने रिक्वेस्ट करने की टोन में कहा। क्या कहा आपने? अतिरिक्त जादुई पत्थर? मानस, क्या आपने इस बारे में पक्का सोच लिया है? अभिमन्यु ने पूछा। हाँ, पक्का सोच लिया है। हर चीज का सिद्धांत वाले विषय में आपका ज्ञान मेरे से कहीं बेहतर है। मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए और मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन को समझने में भी बहुत मुश्किल होती है, मानस ने शांत भाव से कहा। मैं आप लोगों की तरह प्रतिभाशाली नहीं हूं ना, इसलिए मुझे और अधिक मेहनत करने की जरूरत है, उसने अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहा। अभिमन्यु बहुत खुश हुआ क्योंकि पिछले कई दिनों से वो जादुई पत्थर पाने की कोशिश में लगा हुआ था और यहां तो सामने से ही किसी ने ऑफर कर दिया। मुस्कुराते हुए अभिमन्यु ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे वैसे भी जादुई पत्थर की जरूरत थी, इसलिए मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूं, अभिमन्यु ने कहा। इस तरह की लेन देन यहां आम बात थी। वैसे जादूगर आमतौर पर एक दूसरे के साथ गहरे संबंध नहीं रखते थे, हालांकि वे व्यापारिक वस्तुओं से जरूर प्यार करते थे। जादूगर स्टूडेंट्स भी ऐसा ही करते थे। हालांकि सामान्य लोगों के लिए जादुई पत्थर एक बहुत दुर्लभ वस्तु थी। मानस, जो एक बड़े स्थानीय परिवार से आता था, अपने बैकग्राउंड की वजह से उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकता था। मैं भी तुम्हें एक जादुई पत्थर दूंगी और मैं मानस के साथ तुम्हारी ज्ञान वाली शिक्षा भी सुनूंगी। अब मैं भी पीछे नहीं रहना चाहती, मानस की बातें सुनने के बाद अनिका ने कहा। वो भी क्लास में अच्छा नंबर लाना चाहती थी। अभिमन्यु मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था कि वे प्रोफेसर की सिखाई हर बात को नहीं लिख सकते। अगर वे कुछ भूल जाते तो उनके लिए काले जादू को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। वहां पढ़ाने वाले प्रोफेसर इस बात की परवाह नहीं करते थे कि जादूगर स्टूडेंट्स कक्षा में पढ़ाई गई चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि वे खुद अपने रिसर्च में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा करते थे। अभिमन्यु ने सोचा कि जादुई पत्थरों को हासिल करने के लिए अपने क्लासमेट्स को पढ़ाना एक अच्छा आइडिया है। अच्छा मानस, एक बात बताना, क्या तुम जानते हो कि जादुई पत्थर जल्दी से कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? अभिमन्यु ने पूछा। तुम्हें स्कूल में दिए गए एक्स्ट्रा वर्क को पूरा करना होगा और इसके पूरा होने के बाद तुम्हें एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। इन एक्स्ट्रा नंबर्स का उपयोग जादुई पत्थरों और अन्य वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है। तुम्हें 1 नंबर के लिए 1 जादुई पत्थर मिलेगा, मानस ने कहा। हालांकि एक्स्ट्रा वर्क मुश्किल है, इसलिए तुम्हें इसे एक्सेप्ट करने से पहले 2 बार सोचने की जरूरत है। विषय वस्तुओं का उपयोग करने में सफल होने के लिए हमें लेवल 2 तक पहुंचने की जरूरत है, उसने आगे कहा। उन तीनों में घनिष्ठ संबंध तो था, पर फिर भी वे अच्छे दोस्त नहीं थे। वे तीनों इसलिए करीब आए थे क्योंकि वे अपनी कक्षा में सबसे कमजोर जादूगर स्टूडेंट्स थे। मानस अभिमन्यु को यह ऑफर देकर बहुत खुश था। अभिमन्यु पहले से ही अपने शरीर में शक्ति कणों का नेतृत्व कर सकता था, लेकिन उसे लेवल 2 तक पहुंचने के लिए कुछ जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी, जिनसे वो संवेदी दबाव बना सके। दरअसल ये जड़ी बूटी स्कूल में ही बिकती थी। अगर वो चाहता तो स्कूल से भी ये खरीद सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए अभिमन्यु के पास पर्याप्त जादुई पत्थर नहीं थे। अगले दिन क्लास में कुछ जादूगर स्टूडेंट्स अनिका के पास आए और उन्होंने अभिमन्यु के बारे में उससे पूछा। क्या मास्टर अभिमन्यु यहां है? अनिका ने धीमी आवाज में उन्हें इशारा करते हुए बताया कि अभिमन्यु कहां बैठा हुआ था। जादूगर स्टूडेंट्स ने बोलना बंद कर दिया और सभी की निगाहें क्लास के प्रवेश द्वार पर पड़ी। हाथ में एक ब्राउन कलर की लकड़ी की छड़ी के साथ सफेद ड्रेस पहनी हुई एक आश्चर्यजनक गोरी महिला दिखाई दी। जैसे ही वो कक्षा के अंदर आई, जादूगर स्टूडेंट्स का ध्यान उसकी नीली आंखों, कंधे तक आने वाले बालों और उसके चेहरे पर मुस्कान की ओर गया। मैं हरलीन हूं। आप जैसे भविष्य के जादूगरों को पढ़ाकर मुझे बेहद खुशी होगी। ठीक है, तो हम जरा भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। आज मैं आपको पौधों के सिद्धांत खंड के बारे में पढ़ाऊंगी।
वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भविष्य में किस प्रकार के मंत्रों का उपयोग करेंगे। आपके लिए हर तरह के मंत्र को समझना जरूरी है, नहीं तो आप आदर्श विश्लेषण की कला कभी नहीं सीख पाएंगे। हरलीन ने कहा, प्रोफेसर, हम वनस्पति मंत्रों से जुड़े कुछ बुनियादी मॉडल्स के बारे में पहले ही सीख चुके हैं। समस्या यह है कि हमें यह नहीं पता कि प्योर एनर्जी को सांसारिक दुनिया में कैसे ट्रांसफर किया जाता है। क्या आप हमें इस प्रक्रिया को करके दिखा सकती हैं? किसी ने कहा। प्रोफेसर हरलीन, आप हमारे स्कूल की सबसे अच्छी वनस्पति जादूगर हैं, उसने आगे कहा। चेतस, आप तो लोगों की तारीफ करना बखूबी जानते हैं। उसने अपना सिर हिलाया और उस जादूगर स्टूडेंट को देखा। अभिमन्यु को लगा कि जिस तरह से वो इस लड़के को देख रही थी, कहीं ना कहीं वो उसे पहचानती थी। अरे ये चेतस है, प्रोफेसर हरलीन का छोटा भाई। उन्होंने इसे बचपन से पाला है, इसलिए वे भाई बहन कम और मां बेटे ज्यादा हैं। अनिका ने एक धीमी सी आवाज में समझाया। अच्छा ऐसा है क्या? अभिमन्यु ने सिर हिलाया। जैसा कि चेतस ने पूछ ही लिया है, इसलिए आज मैं आप लोगों को एक जादू दिखाऊंगी, हरलीन ने कहा। वो मुस्कुराई और उसने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। अभिमन्यु को उसकी हथेली के बीच एक काला बीज दिखा। हरलीन ने बीज को जमीन पर गिरा दिया और जप करने लगी। मैं तुम सबके दिमाग को कंट्रोल करूंगी और तुम लोगों का परिचय जीवन के एक नए रूप से करवाऊंगी। अचानक कुछ अजीब से शोर के साथ वो बीज अंकुरित होने लगा और तेजी से हरे पौधे में बदल गया। मामला यही नहीं रुका, वो पौधा लगातार बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसकी जड़ें बेलों के साथ मुड़ती चली गईं और आखिर में उसकी चोटी पर एक सफेद कली दिखाई दी। तो स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं बाहर का आना। हरलीन ने कली पर अपनी छड़ी से इशारा किया और कली धीरे धीरे खिलने लगी। फूल के बीचों बीच एक चमकदार सफेद रंग का पराग था। उससे एक सफेद रोशनी बाहर की तरफ निकल रही थी। ये है जीवन का प्रकाश जो आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। इतना कहकर हरलीन हंस पड़ी। बेशक ये एक मजाक था। कैसा लगा मेरा मजाक? दरअसल मैं तो बस इसे जैविक रोशनी मंत्र का उपयोग करके चमका रही हूं। मैंने इसकी प्रक्रिया को धीमा कर दिया है, उसने कहना जारी रखा। अभिमन्यु अपनी सीट पर बैठकर यह प्रदर्शन देखता रहा। वो चमकते हुए फूल को बड़ी जिज्ञासा से देख रहा था। उसने तारीफ करते हुए कहा, वाह वाह, एक अद्भुत मंत्र। अगले ही पल लगभग 1 मिनट में वो अजीबोगरीब फूल, जिसकी ऊंचाई एक औसत इंसान के बराबर हो चुकी थी, खिल उठा। इस दृश्य से अभिमन्यु हैरान रह गया। वो इस जादू से बहुत प्रभावित हुआ। कक्षा में जादूगर विद्यार्थी ताली बजाने लगे और प्रोफेसर हरलीन ने अपना हाथ एक बार फिर ऊपर उठाया। इस बार फूल में मौजूद पराग हवा में उड़ गया। ऐसा होते ही पौधे का निचला हिस्सा मुरझा गया और 1 सेकंड के भीतर मर गया। अगले ही पल सब कुछ बिखर चुका था और बस काली राख का ढेर बच गया था। इस मंत्र के उपयोग से आप पौधे की वृद्धि को उसकी अधिकतम सीमा तक पहुंचा सकते हैं। ये वास्तव में एक वनस्पति मंत्र है जो नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करता है। अगर किसी को दिलचस्पी है तो मुझसे इस मंत्र को खरीद सकता है। और हाँ, तुम सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस जादुई मंत्र को बेचने का अधिकार केवल मुझे है। अगर मैंने किसी और को पर्सनल लेवल पर इसे बेचते हुए देखा ना, तो उसे फांसी पर लटका दूंगी, हरलीन ने गंभीर स्वर में कहा। अब अभिमन्यु क्या करेगा? क्या वो काल चक्र विद्यापीठ के नियमों को समझकर इस स्कूल में अपनी जगह बना पाएगा?